सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला में हम सभी उपन्यासों की संपूर्ण चर्चा जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी उपन्यासों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने एक वीडियो में एक उपन्यास खत्म करने का निर्णय लिया है और उसका अति महत्वपूर्ण सार लेने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े और ना ही कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इस प्रकार से हमने यह श्रृंखला तैयार की है। अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कम दिनों में आपकी अगर अच्छी तैयारी कराना है तो आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। फीस कड़ी का हमारा अगला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। इस बाणभट्ट की आत्मकथा, इस टाइटल से ही एक क्वेश्चन बनता है, याद रखना मित्रों। परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा दिया जाता है 3-4 ऑप्शन में से और आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित कौन सा उपन्यास नहीं है या फिर है। तो इसमें बच्चों को लगता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें साफ साफ इस टाइटल में लिखा है, शीर्षक में तो दिया है कि यह आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसे बच्चे ठीक नहीं करते और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो याद रखना कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा, यह आत्मकथा न होते हुए क्या है, उपन्यास है। तो इसी उपन्यास के बारे में आज हम जानते हैं कि उपन्यास देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके उपन्यासकार है। प्रथम प्रकाशन वर्ष 1946 जो राजकमल प्रकाशन ने दिल्ली से किया था। इसका नवीन प्रकाशन 2010 में हुआ 1 सितंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। उसके बाद 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1957 में पद्म भूषण की उपाधि मिली। तो 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बचपन का नाम उनका वैद्यनाथ द्विवेदी जी था, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रारंभ में यह कथा विशाल भारत मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के रूप में 1946 में यह प्रकाशित हुई, मगर उसके पहले प्रश्न बन सकता है कि यह कथा थी और यह कथा को विशाल भारत मासिक पत्रिका में उसे प्रकाशित किया गया था। द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास देखते हैं। चारू चंद्रलेख 1963 में आया। दूसरा पुनर्नवा 1973 में आया और आनंददास का पोथा ये 1976 में आया। इस प्रकार से उनके उपन्यासों के नाम हैं। कुल मिलाकर इनके 4 उपन्यास हो गए। चारू चंद्रलेख 1, पुनर्नवा 2, आनंददास का पोथा 3 और बाणभट्ट की आत्मकथा 4। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास के रूप में लिखा गया हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ काल्पनिक पात्र भी है। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित उपन्यास है। उपन्यास में अनेक उत्सवों, त्योहारों, नृत्य, गान, जन्मोत्सव आदि का भी वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। निपुणिका एक स्पृश्य जाति की कन्या, याद रखना यह नायिका है। बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका का नाम है निपुणिका। सुमिलित कीजिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, सभी नायिकाओं को एक तरफ से नायिकाओं के नाम दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से उपन्यासों के नाम, किस उपन्यास की नायिका है ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखना निपुणिका यह नायिका बाणभट्ट की आत्मकथा की आत्मकथा इस उपन्यास की नायिका है। यह एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ। विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह विधवा हो जाती है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है, फिर वह बाद में बाणभट्ट से प्रेम करने लगती है। इसके अतिरिक्त महामाया
और एक पात्र है इसमें महामाया, अघोर भैरव, सुचारिता आदि इसके मुख्य पात्र हैं। कथानक देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। उस समय उत्तर भारत में हुनों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उसका विरोध करने में सक्षम नहीं थी। स्थानीश्वर का शासक हर्षवर्धन था। स्थानीश्वर अब की स्थिति में वह हरियाणा में स्थित है। स्थानीश्वर का शासक और बाणभट्ट उन्हीं का दरबारी कवि था। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उपन्यास के कथानक को 5 चरणों में बांटा है। याद रखना, प्रथम चरण में वो कहते हैं कि स्थानीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। इस भेंट में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है तथा वह किसी तरह से उसे वहां से निकाल ले। तब बाण स्त्री वेश में राजकुल में जाकर भट्टिनी को ले आता है। द्वितीय चरण में क्या है, कई लोगों की सलाह लेकर बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को गंगा में नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान करता है। चुनार का जो किला है वो दुर्ग के पास जाकर नौका पर कुछ डाकुओं का आक्रमण होता है। तब भट्टिनी और निपुणिका गंगा में कूद जाती है। बाण दोनों को बचा लेता है। बाद में तीनों लोरिक देव नामक अभोर सामंत के घर आवास का वर्णन द्वितीय चरण में हुआ है। नौका पर जाते हैं, वहाँ से वह भाग जाते हैं, नौका से वह आते हैं, नौका पर डाकुओं का आक्रमण होता है और वह वहाँ से दोनों भी जो स्त्रियां हैं भट्टिनी और निपुणिका नौका से कूद जाती है। उन दोनों को बाणभट्ट बचा लेता है और वह कहाँ लोरिक देव नामक अभोर के यहाँ सामंत के घर पर आवास का वर्णन द्वितीय चरण में हुआ है। याद रखना, तृतीय चरण में दोनों का सामंत के यहाँ छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है। दोनों को वहाँ छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रतिभा कौशल के भरोसे वह हर्ष के दरबार में राजकवि हो जाता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानीश्वर आमंत्रित करना तथा भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना आदि का वर्णन तृतीय चरण में हुआ है। तो चौथे चरण में इसमें हम यह दिखाई देने लगता है कि भट्टिनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यवर्त कि भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है तथा इसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये चौथे चरण में हमें पता चलता है। पांचवा चरण, बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका का पुनः स्थानीश्वर आना तथा हर्ष के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होना। इस नाटक के समापन होने पर मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है अतः बाणभट्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुअर मिलिंद प्रतापी सम्राट की अपलत पुत्री भट्टिनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। विशेष, बाणभट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। बाणभट्ट ने अपने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। सितारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। ये बाणभट्ट के उद्गार हैं। बाणभट्ट स्वयं ब्राह्मण था तथा कहता है कि और ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। वह न भिखारी होता है न महासंधि विग्रहिक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। द्विवेदी जी ने तत्कालीन वातावरण प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में लिखा गया है कि अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिखते संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। भाषा शिल्प विशेषणों की प्रचुरता है, घटनाओं का बिगड़ा क्रम, अतः यूँ कहे कि यह कथा द्विवेदी जी ने डायरी शैली में लिखी है। याद रखना, डायरी शैली में घटनाओं का क्रम ऊपर नीचे हो जाता है, क्रम से बात नहीं लिखी जाती। चिंतात्मक भाषा, लंबे लंबे पदबंध, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, स्थांडिल, पुष्पस्तबक, कुसुमास्तरण, संस्कृत निष्ठ भाषा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये कुछ भाषा शिल्प यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इस बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में आप पूर्ण रूप से अवगत
आपको जानकारी अवगत हुई होंगी। आशा करता हूँ कि यह उपन्यास की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे से हो जाए। ऐसे ही नए नए वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।